हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी गई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको बिहार से अमिता जी ने भेजी है। ये घटना उनका कहना है कि उन्हीं के घर पे घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको अमिता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अमिता है। हमारा गांव बिहार के थोड़ा आउटर में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा पुराना गांव है वो। पुराने से मतलब है कि अभी भी वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लोग अभी भी पुराने तरीके से ही जीते हैं। हालांकि मैं अपने गांव करीबन 2 साल से नहीं गई हूँ। मेरे मम्मी पापा भी पटना में ही रहते हैं। पापा पढ़ाई के लिए उस गांव को छोड़ के पटना आ गए थे। उनके घर पे और कोई भी नहीं था। पापा के बचपन में ही उनकी मम्मी यानी कि मेरे दादी गुजर गई थीं। दादा घर पे अकेले रहते थे। मेरे दादाजी एक तांत्रिक थे। तांत्रिक का मतलब भूत प्रेत बाधा, इन सब चीज़ों को वो हमेशा लोगों से दूर किया करते थे। उनको इन सब के बारे में अच्छी जानकारी भी थी। कई बार तो उन्होंने कई लोगों के ऊपर चढ़े हुए भूतों को भी उतारा है। हालांकि उनको अपना ये काम पसंद नहीं था, लेकिन उनको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं था। पापा को अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए उन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया और ये कहा कि तुम्हें यहाँ पर ये सब सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं। ये घटना सन 2003 की है। दादाजी अकेले ही पूरे बड़े से घर में रहते थे। दरअसल वो घर करीबन 6 कमरों का था। वो अकेले ही खाना बनाते थे, खाना खाया करते थे और अपना पूजा किया करते थे। और गांव में जब भी किसी को कोई मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उन्हीं के पास आते थे। खेती का भी पूरा काम दादाजी खुद ही देखते थे। इन सब चीज़ों को कभी भी उन्होंने पापा के ऊपर नहीं डाला और पापा फिर वक्त के साथ उन सब चीज़ों को भूल गए और शहरी कामों में फंस गए और यहीं पे ही बस गए। करीबन 2003 में मेरे पिताजी को खबर मिली कि दादा का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुके हैं। दरअसल वो रास्ते से जा रहे थे और तभी बगल से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी, जिसके बैल ने गलती से दादाजी को मार दिया और वो पास के ही खेत में गिर गए, जिसकी वजह से उनके सर में चोट लग गई और वहीं उनकी मौत भी हो गई थी। हालांकि दादाजी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र थी उनकी। दादाजी मुझे बहुत मानते थे। मेरा भी मन करता था कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे मिलूं, बात करूं, लेकिन उन्होंने पापा को साफ साफ मना कर रखा था कि जब तक मैं 15 वर्ष से ऊपर की नहीं हो जाती हूँ वो मुझे घर ना लाए। इसका भी यही वजह था कि हमारे घर में भूत प्रेत बहुत घूमा करते थे, क्योंकि दादाजी ने उन्हें बांध के रखा हुआ था। हालांकि वो उन्हें कुछ भी नहीं करते थे, ऐसा मेरे पापा मुझे बताया करते थे। वो शायद मुझसे झूठ बोलते थे, क्योंकि मैं अक्सर दादाजी के पास जाने की जिद किया करती थी। खैर, ये सच है या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि दादाजी भूत प्रेतों को भगाने का काम करते थे। जब पिताजी को दादाजी की मौत का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। तो वो फिर हम लोगों को लेकर गांव गए। हमारे परिवार में उस वक्त मैं, मम्मी और पापा थे। अभी मेरा एक छोटा भाई भी है, लेकिन उस वक्त वो नहीं था। जब हम लोग घर पहुंचे तो गांव वालों ने दादाजी के मृत्यु शरीर को हमारे घर के बरामदे पे ही रखा हुआ था। सब उन्हीं के चारों तरफ बैठे हुए थे। पापा उनके शरीर को देख के रोने लगे। मैं और मम्मी भी रोने लगे, लेकिन मम्मी ने मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस घर की शुद्धि नहीं हो जाती है हम लोग घर के अंदर नहीं जाएंगे। उस वक्त दादाजी के शरीर को छूने से पहले पापा ने कुछ काम किया था। उन्होंने घर के बगल से एक मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को उठा के अपनी जेब में रख लिया। मुझे पता नहीं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया। मैंने उसी वक्त मम्मी से इसके बारे में पूछा भी था,
लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि वो रो रही थी, तो मैंने उनसे बार बार इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा। उस वक्त मेरी उम्र करीब 7 या 8 वर्ष की थी। फिर दादाजी के मृत्यु शरीर को अंतिम क्रिया के लिए पापा और उनके गांव के कुछ दोस्त लेकर चले गए। मम्मी और मैं घर के अंदर तब भी नहीं गए। उसके बाद हमारे घर के बगल के पड़ोसी के घर पे ही हम लोग रुके थे। जब वो लोग दादाजी के शरीर को जलाकर वापस आए तो घर को बंद कर दिया गया। मैं बार बार मम्मी से पूछ भी रही थी कि हम लोग दादाजी के घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पर अभी नहीं जाएंगे, पहले उस घर की शुद्धि होगी, उसके बाद ही उसके अंदर प्रवेश करेंगे। हम लोग वहां पर करीबन 20 दिन तक रुके थे। जितना काम हो सका या जितने रीति रिवाज हो सके उनको किया गया और फिर घर की शुद्धि हुई। उसके बाद हम लोग घर के अंदर घुसे। सारे कमरे बहुत ही गंदे थे। दादाजी ढंग से उनकी सफाई भी नहीं करते थे। लेकिन दादाजी के उपयोग में सिर्फ 2 ही कमरे आते थे। वो उन्हीं 2 कमरों में ही रहते भी थे। एक उनके सोने का कमरा था और दूसरा कमरा वो कमरा था जिसमें वो पूजा किया करते थे या अपनी विद्याएं किया करते थे। सारे घर को साफ किया गया, उनके कमरे को भी साफ किया गया, उनके पुराने कपड़ों को बाहर निकाल के फेंका गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। वो जिस खटिया पे सोते थे उसकी चादरों को भी बदला गया। खटिया भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी। सब कुछ साफ करने के बाद आखिरी वाले कमरे पे गए। वो कमरा अभी भी बंद था। उस पे बहुत ही पुराना ताला लगा हुआ था। ताले पे हल्की फुल्की धूल भी जमी हुई थी। उस धूल को देख के पापा को यही लग रहा था कि शायद इस कमरे को बहुत दिनों से खोला नहीं गया है। उस पे लगे हुए ताले की चाबी को हम लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। बस वही एक आखिरी कमरा बचा हुआ था जिसको साफ करना था। पापा की छुट्टियां खत्म होने को आई थी, तो उन्होंने बोला कि वो अपने ऑफिस जा रहे हैं और कुछ दिनों की और छुट्टियां लेके फिर वो वापस आएंगे। तब तक मुझे और मम्मी को उस घर में अकेले ही रहना था। मम्मी का मुझे रखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हालांकि मम्मी पहले भी यहाँ पर रुक चुकी है, लेकिन तब भी मम्मी वहाँ पे रुकना नहीं चाह रही थी। उन्होंने पापा को यह भी बोला कि हम आपके साथ चलते हैं, जब आपकी छुट्टियां मिलेंगी तो हम आपके साथ वापस आ जाएंगे। तो पापा ने बोला कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अगले दिन वापस आ जाएंगे, एक ही दिन की बात है। मम्मी ने कहा ठीक है, और फिर पापा चले गए। उस पूरी रात दादाजी के घर में मैं और मम्मी अकेले ही थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पापा की बताई गई वो बात घूम रही थी कि रात में दादाजी के घर में भूत प्रेत घूमते रहते हैं। मैं मम्मी के साथ ही पूरा टाइम रहती थी, अकेले कहीं भी नहीं जाती थी। मम्मी मुझे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानती थी कि उनको भी डर लगता है। गांव के बाजार में दादाजी के एक मित्र रहते थे। उनके यहाँ फ़ोन लगा हुआ था। पापा ने उसी नंबर पर फ़ोन किया और मम्मी को ये खबर दी कि उनको आने में 2 दिन और लगेंगे, छुट्टियां अभी मिल नहीं पा रही हैं। हालांकि मम्मी इस बात से चिंतित ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाला। पापा ने मम्मी से यह भी कहा कि सारी जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पर निपटाए और अब हम गांव का घर बेच देंगे। ये सब उन्होंने पता नहीं क्यों बोला, लेकिन उसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। पापा ने मम्मी से यह भी बोला कि दादाजी का वो कमरा जिसके ताले की चाबी नहीं मिल रही थी, उसके ताले को तोड़ के पूरे कमरे को साफ कर दे और सारे घर को ठीक से कर दे। वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। मम्मी ने उनकी बात मानी और फिर हम लोग उस ताले की चाबी को दोबारा ढूंढने लगे। कहीं पे भी नहीं मिला। मजबूरन फिर मम्मी ने यही डिसाइड किया कि उस कमरे के ताले को तोड़ दिया जाए। उस कमरे के ताले को तोड़ने के बाद जब मम्मी उस कमरे के अंदर घुसी तो उसमें एकदम अंधेरा था। बड़ी मिट्टी की डहरियां थीं, मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां भी थीं जो पता नहीं किसकी थी। साइड में ढेर सारे मिट्टी के मटके भी थे जो बंधे हुए थे। उन सारे मटकों पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था और वो एकदम कोने में ही रखे हुए थे। मुझे मम्मी ने उस कमरे में घुसने नहीं दिया था, लेकिन मुझे साफ साफ याद है कि उस कमरे में करीबन 8 से 9 मटके थे। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति थी और कई ढेर सारी फोटोएं भी थीं और कई ढेर सारी भगवान की फोटोएं भी थीं। कैलेंडर भी थे जो कि दीवार पर टंगे हुए थे। वहां पर अजीब अजीब चीजें रखी हुई थीं, जैसे लोहे का चाकू, चावल, लाल हरे पीले कपड़े जो कि किसी चीज पर बांधे जाते थे, कुछ ऐसी काली मटकियां जिनके ऊपर पेंट किया हुआ था, और वो सारी चीजें जो कि काला जादू या तंत्र विद्या में इस्तेमाल की जाती हैं।
मम्मी को तो उन्हें छूने में भी डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी मदद के लिए एक दो महिलाओं को और बुला लिया। लेकिन डर की वजह से वो महिलाएं भी उस कमरे में नहीं आ रही थीं। लेकिन फिर भी मम्मी ने हिम्मत बांधते हुए उस कमरे को साफ किया। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को बाहर निकाला गया। उस वक्त शाम हो रही थी। कमरे में बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। साफ करने में मम्मी को काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। शाम होते होते कब रात हो गई पता भी नहीं चला। उन सारी मिट्टी की मटकियों को मम्मी एक एक करके घर के बाहर रख रही थी। कुछ छोटी थी और कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी। थकान तो उनको हो गई थी, जो कि मुझे उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। उनमें से एक मटकी को उठाते वक्त वो मम्मी के हाथ से छूट गई और वो वहीं पर टूट के दादाजी के कमरे में नीचे गिर गई। उसके अंदर काले तिल थे और भी कई ढेर सारे सामान थे। शायद रोली थी या फिर चक्कू, लोहे की ढेर सारी चीजें, कीले, एक सड़ा हुआ नींबू जो कि बहुत बदबू मार रहा था, और कई ऐसी चीजें थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर काफी चीजों को डाल के बंद किया हुआ था। वो सारी चीजें जमीन पे गिर गई थीं। जैसे ही वो नीचे गिरी, मैं मम्मी के पास भागते हुए जाने लगी। मम्मी ने मुझे बोला कि मैंने तुमसे मना किया है कमरे के अंदर आने के लिए, तुम जाओ बाहर बैठो। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मम्मी को खाने के लिए बोलूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं चुपचाप उस कमरे में चली गई जहाँ पर मैं मम्मी के साथ सोती थी, और मैं भूखे ही सो गई। मुझे वक्त का पता भी नहीं चला। मेरी आंख रात में खुली। उस वक्त कितना बज रहा था मुझे याद भी नहीं, पर इतना ज़रूर पता था कि अंधेरा हो चुका था। गांव वाले सो गए थे। घर का मेन दरवाज़ा अभी भी खुला ही था। मम्मी ने उसे बंद नहीं किया था। पूरे घर में अंधेरा था। लालटेन भी मम्मी ने बिल्कुल नहीं जलाई थी। अंधेरे में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी आप कहाँ हो? उनका कोई भी जवाब नहीं आया। रात में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी, और वो सब हमारे घर की तरफ ही देख के भौंक रहे थे। अंदर वाले कमरे में इतना अंधेरा मैंने आज तक कभी भी नहीं महसूस किया था। मैं दादाजी के कमरे के पास गई, वो कमरा जहां पर मम्मी साफ सफाई कर रही थी। उस कमरे के पास से मुझे चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में हिल रही थी। वो मम्मी की चूड़ियों की ही आवाज़ थी। जब वो काम करती हैं तो उनकी चूड़ियाँ आपस में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती हैं। अंधेरे में ही वो थी, और आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी को दोबारा बोला, मम्मी आप कहाँ हो? वो आवाज़ लगातार आई जा रही थी। वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मम्मी ने मुझे अंदर आने के लिए मना किया था, और मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। मैं तुरंत उस कमरे में गई जहां पर मैं सो रही थी। ऊपर अलमारी पर एक टॉर्च रखी हुई थी। मैं उस टॉर्च से देखते हुए धीरे धीरे दादाजी के कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने टॉर्च से अंदर देखने की कोशिश की। हल्की फुल्की रोशनी जैसी उस कमरे के अंदर गई, मैंने देखा कि मम्मी अभी भी वहीं पर ही बैठी हुई हैं, और धीरे धीरे जमीन पे अपने हाथों को रगड़ रही हैं, और उसी चूड़ी की आवाज़ आ रही थी। वो अभी भी ज़मीन से कुछ उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं था। मैंने दोबारा उनसे पूछा, मम्मी आप सोई क्यों नहीं? मुझे भूख लग रही है। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो बस अपने घुटनों के बल बैठे हुए ज़मीन को देख रही थी। उनके बाल खुले हुए थे। उनके बाल थोड़े बड़े भी थे, इसलिए वो ज़मीन पर गिर रहे थे, और ज़मीन पर लगी हुई हल्की फुल्की धूल भी उनके बालों में चिपक गई थी। वो सारा सामान अभी भी वहीं साइड में ही पड़ा हुआ था, जो कि टूट के नीचे गिरा था। फिर मैंने हिम्मत की और धीरे धीरे दादाजी के उस कमरे के अंदर जाने लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं मम्मी को बात करके पूछूं कि आखिर उन्हें क्या हो गया है, लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल था कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। बार बार मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि कमरे के अंदर मम्मी के अलावा और भी कोई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करते हुए कमरे के अंदर गई। उस वक्त हल्की फुल्की गर्मी थी, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर अपना पहला कदम रखा तो वो कमरा बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पता नहीं आखिर क्यों, बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं मम्मी के पास गई। वो अभी भी लगातार ज़मीन से कुछ उठाने की ही कोशिश कर रही थी। मैंने मम्मी के कंधे को छुआ। उन्होंने तुरंत अपने हाथों को रोक दिया। अचानक से एकदम शांति। वो चूड़ियों की खनखनाहट भी बंद हो गई, और वो कुत्ते भी एकदम शांत हो गए, जो कि लगातार भौंके जा रहे थे।
मैंने मम्मी के कंधे को हिलाया। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी आप सोई क्यों नहीं, मुझे भूख लग रही है। अभी भी टॉर्च मेरे हाथ में ही था। मम्मी अचानक से मेरी तरफ घूमी। मैं उनको देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। उनकी आंखें पूरी पलट गई थी, जैसे कि उनकी आंखें पीछे की तरफ घूम गई हों। उनका मुंह खुला हुआ था, उससे राल टपक रही थी और उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। जमीन में बार बार हाथ फेरने की वजह से उनके हाथ बुरी तरीके से छिल गए थे। उनको देख के मैं डर गई और चिल्लाने लगी। जो टॉर्च मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, मैं उसे मम्मी के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उन्होंने अचानक से मेरे हाथ को पकड़ लिया और काफी ज्यादा जोर से। आज तक कभी भी मम्मी ने मुझे इतने जोर से नहीं पकड़ा था। और मेरे हाथ को पकड़ने के बाद वो चिल्लाने लगी, बहुत ही बुरी तरीके से। जब मम्मी ने मेरे हाथ को पकड़ा तो मेरे हाथ से जो टॉर्च थी वो नीचे गिर गई और उसकी रोशनी उसी मटके के टूटे हुए टुकड़े की तरफ गई जो कि नीचे बिखरा हुआ था। मैंने साफ साफ देखा, उस मटके के टुकड़ों के पास किसी के पैर थे। वो उल्टे पैर थे। मैंने सिर्फ उसके पैर देखे, सड़े भी हुए थे। ऊपर की तरफ मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। हल्का फुल्का मैंने ऊपर देखने की कोशिश की। वहां पर कोई औरत थी जो कि मम्मी के पीछे ही खड़ी थी। हल्की फुल्की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ी तो मैंने ध्यान से देखा कि उसने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने थे। शायद उसके शरीर का बाकी हिस्सा भी पूरी तरीके से सड़ा हुआ था। जैसे ही मम्मी मेरे ऊपर चिल्लाई, मैं भी चिल्लाने लगी और बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। मैंने मम्मी के चेहरे पे बहुत जोर से मार दिया और उन्होंने फिर मेरे हाथ को छोड़ा और मैं कमरे से बाहर भाग गई। घर के सारे दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे। कमरे से बाहर भागते ही कुत्ते मुझे देख के अचानक से भौंकने लगे और मम्मी की भी चिल्लाने की आवाज अंदर से आ रही थी। मैं इतनी जोर से चिल्लाई और रोई कि बगल में पड़ोस में जो लोग रहते थे, जिनके और मैं और मम्मी रात में रुके थे, वो लोग निकल के बाहर आ गए। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। जो घटा, जो मेरे साथ हुआ, मैं उसे बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। गांव वालों ने भी वो चीज देखी। मम्मी घर के अंदर ही थी, चिल्ला रही थी। किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि उस घर के अंदर चले जाए। बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे सब लोग। गांव के सारे कुत्ते हमारे घर के सामने जमा हो गए थे और वो मम्मी की तरफ देख के भौंक रहे थे। हालांकि वो उस घर के बाहर भी नहीं आ रही थी, वो बस अंदर ही खड़ी थी। उनकी आंखें पलटी हुई थी। आधा गांव लालटेन लेके हमारे घर के दरवाजों के सामने खड़ा था। मैं रोई जा रही थी। मुझे बगल में रहने वाली मम्मी की दोस्त थी, वो चुप करवा रही थी, लेकिन मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि मैं अपनी मौत को सामने देख कर आई थी और इस तरह की मम्मी की हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चिल्ला रही थी। पूरे गांव वालों के सामने उन्होंने अपने बालों को नोचा और बाल सर से उखाड़ भी लिए। गांव वालों ने जब मम्मी को पकड़ने की कोशिश की तो मम्मी ने उनको मारने की कोशिश की, नोचने की भी कोशिश की। कई लोगों को तो उन्होंने काट भी लिया। उन्हें क्या हो गया था कुछ भी समझ में नहीं आया। वो घर के अंदर गई और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात उनके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस रात मैं मम्मी के दोस्त के यहाँ ही सो गई थी और फिर मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन सुबह हो गई थी। पापा को भी खबर दे दी गई थी कि मम्मी की परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। पापा ने मेरे बारे में भी पूछा और उनके दोस्त ने बताया कि वो ठीक है, तुम जल्दी घर आ जाओ, सुधा की हालत ठीक नहीं है। सुधा मेरी मम्मी का नाम था। पापा को जब ये खबर मिली तो उसी वक्त वो गांव के लिए निकल गए। उनको आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था क्योंकि खबर उनको दिन में दी गई थी। पहुंचने में शाम तो हो ही जाती। शाम के वक्त भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो घर के अंदर घुसे। घर के दरवाजे अंदर से ही बंद थे। हमें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर मम्मी अंदर किस परिस्थिति में है, वो ठीक है भी या नहीं, उनके साथ क्या हो रहा है, किसी चीज का कुछ भी पता नहीं था। हम सब बस पापा के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पापा ने अपने दोस्त को बोला था कि जब तक मैं ना आऊं कोई भी उस घर के अंदर नहीं जाएगा और ना ही मम्मी से बात करने की कोशिश करेगा। शायद पापा को पता था कि क्या हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपना काफी वक्त दादाजी के साथ गुजारा भी था। लेकिन फिर उनकी बात मानते हुए कोई भी घर के अंदर नहीं गया और उनके आने का इंतजार होने लगा। शाम हो गई थी, पापा आ गए थे।
सब लोगों ने उनको सारी चीज़ें बताई। पापा ने फिर मुझसे भी सब कुछ पूछा और मैंने भी डरते हुए और रोते हुए उनको सारी चीज़ें बताई। इस समय शायद पापा ही एक थे जो शायद उन्हें काबू कर सकते थे। पापा दरवाजे के पास गए। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने दोबारा वही चीज़ की जो पहली बार की थी। घर के बगल से ढेर सारी मिट्टी उठाई और उसे अपने जेब में डाल दिया। इस बार उन्होंने मिट्टी को अपने हाथ में भी रखा हुआ था। उन्होंने घर के मेन दरवाजे को खटखटाया। दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन बंद था। वो पहले से ही अंदर थी। पापा अंदर गए। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। हम लोग सब बाहर ही खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। अंदर जाने के बाद पापा की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि मम्मी ज़मीन पर ही पड़ी हुई हैं और वो उसी कमरे में थी जहाँ पर दादाजी का सारा सामान रखा हुआ था। पापा ने तुरंत मम्मी को पकड़ने की कोशिश की और मम्मी तुरंत चिल्लाने लगी। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि उनके चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और हम सब उन्हें सुन रहे थे। पापा ने कुछ भी नहीं बोला। पापा बस उन्हें शांत रहने के लिए बोल रहे थे। पापा को भी वो औरत दिखाई दी थी जो कि मुझे दिखाई दी थी। पापा ने कुछ नहीं किया। उसी मिट्टी को जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो मम्मी के ऊपर डाल दी और वो मिट्टी डालते ही मम्मी बेहोश हो गई। फिर पापा तुरंत मम्मी को लेकर घर से बाहर आ गए। मम्मी उनके गोद में थी। फिर उन्होंने सबसे बोला कि मम्मी को तुरंत एक हरे रंग के चादर पे लेटाओ। हम लोग हरे रंग का चादर लाए और पापा ने मम्मी को उसी पे लिटा दिया और फिर घर के बाहर से सारी मिट्टी लाके उन्होंने धीरे धीरे मम्मी के ऊपर डाली और बस शांत रहने के लिए बोला। कुछ देर में मम्मी को होश भी आ गया। उनको होश पे आते ही उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। बहुत कमज़ोरी भी हो गई थी। तबीयत भी खराब हो गई थी। पापा से जब पूछा गया कि ये सब क्या था तो उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उस वक्त उनको सिर्फ मम्मी की चिंता थी। उन्होंने फिर सबको घर के अंदर जाने के लिए मना किया और फिर घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उस रात को हम लोग अपने पड़ोस वाले घर में ही रुके थे और अगले दिन सुबह पापा हमको और मम्मी दोनों को लेकर शहर आ गए थे। मम्मी ने जब पापा से पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ था और सारी चीज़ें बताई, तब पापा ने बताया कि दादाजी ने कई आत्माओं को अपनी मिट्टी की हंडिया में बंद करके अपने कमरे में ही रखा था। वो वही सारी बाधित आत्माएं थीं जिनको वो लोगों के ऊपर से उतार के लाते थे। मैं घर के अंदर जाने से पहले अक्सर बाहर की मिट्टी को अपने जेब में रख लिया करता था क्योंकि इसलिए दादाजी ने घर को बांध के रखा था। वो जिस भी आत्मा को घर के अंदर लाते थे वो घर के बाहर निकल ही नहीं पाती थी। मतलब कि पापा जब मुझे ये चीज़ बताते थे कि दादाजी के घर में सारी आत्माएं टहलती हैं तो वो झूठ नहीं सच बोलते थे। घर के अंदर मिट्टी वो इसलिए ले जाते थे ताकि उन आत्माओं को लगे कि ये घर की बाहर की चीज़ है, ताकि उन आत्माओं को लगे कि ये घर की बाहर की चीज़ है और हमें इसे नहीं छूना है। इसीलिए जब पापा ने उस मिट्टी को तुरंत मम्मी के ऊपर डाला तो उस आत्मा ने जिसने मम्मी के ऊपर कब्जा किया हुआ था तुरंत छोड़ दिया और पापा उन्हें घर के बाहर ले आए। इसीलिए शायद मम्मी पूरी रात घर के बाहर नहीं आई थी क्योंकि उस आत्मा ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। पापा ने बताया कि उस हंडिया के टूटते ही वो आत्मा उससे आज़ाद हो गई और जो बाकी बची हुई हंडिया उठा के मम्मी ने घर के बाहर सफाई करते वक्त रखी थी उसमें भी आत्मा ही बंद थी। जब ये बात पापा ने मम्मी को बताई और मैंने भी ये बात सुनी तो मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस डर की वजह से मैं कुछ दिनों तक मम्मी के पास तक नहीं गई क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही अजीब सा एक डर बैठ गया था। हम लोग जब यहाँ घर वापस आ गए तो पापा दोबारा गांव वाले घर गए चीज़ों को ठीक करने के लिए। उन्होंने वो सारी हंडियाएं जो कि वहाँ पर मम्मी ने उठा के बाहर रखी थी उसे उन्होंने दूर ले जाके एक पेड़ के नीचे दफना दिया और छोड़ दिया और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। पापा के कई मित्र भी थे जो कि तांत्रिक थे और तंत्र विद्या भी करते थे। उन्होंने उनसे उपाय भी मांगा क्योंकि पापा को इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उपाय में उन्होंने यही बताया कि जो आत्मा तुम्हारे घर के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा है, वो जल्दी से तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक लोगों को पापा ने घर की चाबी दी। उन्होंने कहा कि आपको इस आत्मा को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना है। वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। उन तांत्रिकों को उस आत्मा को हमारे घर से निकालने में 2 से 3 दिन लग गए। उन्होंने बताया था कि उसे काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। शायद वो उन सारी आत्माओं में से सबसे ज़्यादा भयानक आत्मा थी।
वो कोई पिशाचनी या डाकनी की मरी हुई आत्मा थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसी भूत का भी कोई भूत हो सकता है, लेकिन पिताजी ने यह भी बताया था कि अगर वो मम्मी के शरीर में 24 घंटे से ज़्यादा रह जाती तो शायद वो मम्मी के शरीर पर अपना कब्जा करके उनको मार डालती। ये सब चीज़ें सोच के ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन फिर उन तांत्रिकों ने उस आत्मा को दोबारा उसी तरह ही उस मटके में बंद किया और फिर पिताजी ने जाके उस मटके को वहीं पर गाड़ दिया जहाँ पर बाकी आत्माएं थीं, और घर को भी फिर खोल दिया गया जो कि दादाजी ने अपने तंत्र मंत्रों से बंद करके रखा था। जो उसमें आत्माएं टहलती थी वो भी फिर घर को धीरे धीरे छोड़ के निकल गई, क्योंकि उस घर में बहुत ही अच्छे तरीके से शुद्धिकरण हो गया था। वो तांत्रिक आज भी समझ नहीं पाए कि मेरे दादाजी आखिर इन आत्माओं को इस वश में कैसे करते थे, और आज भी मेरे दादाजी के द्वारा की गई कुछ तंत्र विद्याएं किसी को नहीं पता। ये अजीब सी घटना जो हमारे घर में घटी, ये जब भी मैं किसी को बताती हूँ तो मुझे वो रात याद आ जाती है जब मेरी माँ ने पहली बार मुझे मारने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई एक घटना। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।